हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। नहीं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लुसियन ने ह्यूम को रोकने की कोशिश की। क्या तुम बस वहीं खड़े रहोगे? कार्सन एक तरफ खड़ा होकर घूर रहा था। वह जानना चाहता था कि लुसियन इस स्थिति को कैसे संभालेगा। चूंकि वह भविष्य में हर भोज में उसके साथ नहीं जा पाएगा, इसलिए लुसियन को इन छोटी छोटी बातों से खुद ही निपटना होगा। अगर वे झगड़ा करते हैं तो यह मेरे लिए भी मददगार होता है। ये बीच वाले की वजह से है। हाँ, ये सही है। मुझे आश्चर्य है कि उसका व्यवसाय वास्तव में अच्छा चल रहा है या नहीं। जब लुसियन ने देखा कि टेला उसके पास आ रही है, तो उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। क्या आपको परेशानी हो रही है? जब टेला ने पेय पदार्थ की पेशकश की तो ह्यूम ने तुरंत लुसियन का कप अपने पीछे छिपा लिया। धन्यवाद मेरी लेडी। लुसियन ने मुस्कुराते हुए पे स्वीकार कर लिया। आप बहुत थक गए होंगे। मैं कुछ दावतों में गया हूं और अब मेरे मुंह के कोनों में ऐंठन हो रही है। टेला ने अपने मुंह के कोनों की ओर इशारा किया। लेकिन ऐसे करीबी दोस्त होना अच्छी बात है। अपना ड्रिंक कसकर पकड़े हुए टेला शर्म से मुस्कुराए। क्या आपके बहुत सारे दोस्त नहीं हैं? ठीक है। टेला ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए अपनी बात समाप्त की। ओह, और मैंने आपको जो जानकारी दी है उसमें से कुछ शायद सटीक नहीं है। मैं जो जानकारी अभी तक आपको नहीं दी है उसे दोबारा जांचूंगा और फिर आपसे संपर्क करूंगा। लुसियन ने टेला के विषय बदलने के अनाड़ी प्रयास पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी भौहें इस प्रकार उठाईं जैसे कि उन्हें कुछ सूझा हो। आज ही मुझे पता चला कि लेडी टेला के बहुत सारे कनेक्शन हैं और वह बहुत जानकार हैं। यह एक ईमानदार टिप्पणी थी। टेला ने शर्मिंदा चेहरा बनाते हुए अपनी स्कर्ट पकड़ ली। नहीं, युवा मास्टर लुसियन। ये वो हैं जो मैंने भोज में घूमते हुए इकट्ठा किए हैं। आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। किसी व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। पैसा और जानकारी हमेशा लोगों के माध्यम से ही सामने आएगी। युवा मास्टर लुसियन, मुझे लगता है कि आज मुझे सबसे पहले जाना होगा। काफी समय हो गया है जब मैंने बहुत मजा किया था। टेला ने झुकी हुई आंखों से टिप्पणी की। क्या मैं अगली बार क्रोनिया आ सकता हूँ? हाँ, हम हमेशा आपका स्वागत करेंगे। ठीक है। अगर आपको मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें। टेला ने अपने बैग से हथेली के आकार का उपहार बॉक्स निकालने से पहले झिझकते हुए कहा। मुझे तोहफा पहले ही मिल चुका है। लुसियन ने उसका तोहफा लेने से मना कर दिया। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, यह मेरी ओर से उपहार नहीं है, बल्कि मेरी माँ की ओर से एक युवा गुरु को उपहार है। टेला ने उपहार बॉक्स आगे बढ़ाया। यह एक संपर्क आइटम है, इसलिए आपको दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। ये कितना महंगा है? टेला के शब्दों पर रसेल की आंखें चौड़ी हो गईं। संचार वस्तुएं मूल रूप से मन के दो सेट थे और वे काफी महंगे थे क्योंकि वे आवाज संचार विधि का उपयोग करते थे। सबसे आम संपर्क वस्तु एक क्रिस्टल बॉल थी जो मानव चेहरे के आकार की थी, और संपर्क वस्तु जितनी छोटी होगी कीमत उतनी ही अधिक होगी। मैं एक नज़र में ही बता सकता था कि यह महंगी थी, यहाँ तक कि महंगी संपर्क वस्तुओं के बीच भी। मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली थी। भूख के अलावा लुसियन को लगा कि उसे क्रैन से संपर्क करने के लिए एक और तरीका चाहिए। मेरी माँ ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से उपहार न दे पाने के लिए खेद व्यक्त करने को कहा। टेला ने थोड़ा अजीब ढंग से कहा। खैर, इस समय बैंक में एक बड़ी समस्या है। मुझे नहीं पता कि बैंक का क्या हुआ,
लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि टेला झूठ नहीं बोल रहा था। नहीं, मेरे बारे में सोचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप मेरी प्रशंसा उस तक पहुंचाएं। जब लुसियन को उपहार मिला तो टेला ने एक चमकदार मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं उसे जरूर बताऊंगी। ओह, मेरा उपहार भी जल्द ही आ जाएगा। टेला स्वाभाविक रूप से बोलने के बाद अपनी सीट से उठ गई। वह कंगन है ना? ये सही है। मुझे उत्सुकता थी कि यह कौन सा ब्रेसलेट है। यह अच्छा है। मैंने ब्रेसलेट नहीं पहना है। लुसियन ने बिना पीछे मुड़े अपनी ओर आती भीड़ को देखा। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि वे क्या करने जा रहे हैं। ये सौभाग्य की बात थी कि टेला पहले चला गया और उन्हें उनके अस्तित्व के बारे में पता ही नहीं था। यह एक नया समूह है। लुसियन ने कप को थोड़ा हिलाया। जब भी नोवियो उसे जबरन छोटी छोटी दावतों में भेजता तो इनमें से कई लोग हमेशा वहां पहुंच जाते और उसके क्रोनिया को छोड़कर अकेले ही इन समारोहों में जाने की अफवाहें लोगों को बिना किसी डर के उसे छूने के लिए लुभाती हैं। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। क्या बात है? लुसियन ने सबसे पहले उनसे पूछा। इस भोज में उनसे ऊंचे दर्जे के लोग बहुत कम थे। इसका मतलब था कि वहां कुछ भी वांछनीय नहीं था। वे अचंभित रह गए। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सहजता से बात करेंगे। अगर आपके पास कहने को कुछ नहीं है तो क्या आप चले जाएंगे? आप लोग मेरा नजरिया रोक रहे हैं। लुसियन ने उदासीनता से प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या ये क्रोनिया के युवा स्वामी ने कहा था? अचानक हुई इस टिप्पणी पर लुसियन ने पेय पदार्थ का घूंट लिया और उदासीनता से उसकी ओर देखने लगा। अब वह क्या कह रहा है? रसेल परेशान हो गया और ह्यूम का चेहरा कठोर हो गया। लुसियन ने कुछ नहीं किया, बेवकूफ। रत्ता, जो मंदिर की रोशनी के कारण झुकी हुई थी, ने अपनी आवाज ऊंची की। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लुसियन ने शांति से पूछा। क्या फिर कोई अजीब अफवाह फैल गई? विस्काउंट होराउन का सबसे बड़ा पुत्र, भूरे बालों वाला एक आदमी चमकती आंखों से लुसियन को देख रहा था। इस समय लुसियन को ऐसा महसूस हुआ जैसे भाप ठंडी हो रही है। तुम मुझसे उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? हाल ही में क्रोनिया के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी। क्या क्रोनिया के युवा स्वामी से इसका कोई लेना देना नहीं है? तो क्या हुआ? क्या युवा स्वामी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास ऐसा करने की शक्ति है? आह, होराउन का दोस्त। उसका नाम क्या था? क्या उसने डोमेन कहा था? लुसियन अपना पे पीते हुए इधर उधर देखता रहा, मानो वह अन्य लोगों के कामकाज पर नजर रख रहा हो। उस आदमी ने दावा किया कि क्रोनिया की दहलीज पार करने से पहले ही उसे पीटा गया था। लेकिन वह यहाँ तक ये कहते हुए आया कि उसे युवा मास्टर से माफी मांगनी चाहिए। जब लुसियन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो डोमेन ने अपनी आवाज ऊंची कर दी ताकि हर कोई उसे सुन सके। हाँ, मुझे उम्मीद थी कि उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होती जाएगी। रसेल ने इस स्पष्ट खेल पर ऐसे उपहास किया जैसे वह केवल एक दर्शक हो। जिस दिन उन्हें इतनी बुरी तरह से पीड़ा हुई, मैं आखिरी बार उनके साथ था। हमने खूब बातें की और जब मैंने युवा मास्टर का जिक्र किया, तो वे कांप उठे जैसे उन्होंने कोई डरावनी चीज देख ली हो। डोमेन की मुट्ठी कस गई। उस समय, भले ही उसने मुझसे आग्रह किया हो, मुझे हवेली में वापस नहीं जाना चाहिए था और वहीं रहना चाहिए था। अगर मैं ऐसा करता तो उसे ये तकलीफ नहीं होती। आह, क्या ये वह आदमी है? किसी ने अवश्य सुना होगा कि होराव जीवित है और वह व्यक्ति वही होगा। क्या ये सच है कि उसने कुछ गलत किया? अगर हाँ, तो क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? यह कोई दोहराव वाला संकेत नहीं है। बार बार कहे गए शब्दों पर लुसियन ने उसकी ओर दयनीय दृष्टि से देखा।
लुसियन, तुम उन्हें रहने दो। तुम्हें पता है कि वे तुम्हें भड़का रहे हैं, है न? रसेल ने लुसियन को, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, रोकने की कोशिश की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। अगर अंत खराब रहा तो सब कुछ गलत हो सकता है। क्या आज भोज का अंतिम दिन नहीं है? यदि आप नशे में हैं तो संयम से काम लें। भले ही रसेल ने इसका उल्लेख नहीं किया, लेकिन लुसियन को पता था कि वे क्या करने वाले थे। वह अपने करीबी दोस्त के लिए काउंट क्रोनिया के सबसे छोटे बेटे के पास पहुंचे। यह एक सस्ती कहानी थी जो परिकथाओं को पसंद करने वाले अभिजात वर्ग के लोगों के लिए बहुत अच्छी थी। लेकिन प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सस्तेपन से बेहतर कुछ नहीं था। इसके अलावा, वह वर्तमान में सबसे अच्छी स्टॉक कीमत पर चल रहा था। डोमेन द्वारा लाए गए लोग केवल ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से हैं। अपना उद्देश्य पूरा होने पर उसके चेहरे पर विजयी भाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। मेरी चेतावनी की उपेक्षा मत करो। ये तुम्हारे प्रति मेरी दयालुता का अंतिम कार्य होगा। इसलिए लुसियन ने उन्हें उकसाया, अपने हाथ हिलाते हुए मानो किसी कीड़े का पीछा कर रहा हो। ठीक है, ठीक है। मुट्ठी ही सब कुछ नहीं है। वे तभी उपयोगी हैं जब उनका उपयोग अत्यंत आवश्यकता के समय किया जाए। रसेल को ये देखकर राहत मिली कि लुसियन अभी भी शांति से बैठा हुआ था। नहीं, मैं नहीं जा सकता। उनके करीबी दोस्त के रूप में मैं युवा स्वामी से आधिकारिक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। डोमेन एक क्षण के लिए झिझका, लेकिन लोगों की निगाहों से उसे प्रोत्साहन मिला और उसने लुसियन पर दबाव डाला। समय बिल्कुल सही था क्योंकि भोज में विस्काउंट होराउन की कृतियों का प्रसार किया जा रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? लुसियन ने पे का घूंट लिया और पूछा। मैं डोमेन फिजात हूँ। ये फिजात परिवार कहाँ से है? मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना। यह उत्तर से आए लेखकों का परिवार है। लुसियन की उसके प्रति खुली उपेक्षा पर डोमेन ने अपना चेहरा टेढ़ा कर लिया। मैं आपके अपमानजनक व्यवहार के लिए आपकी सराहना करता हूँ। लुसियन ने उस पर दया भरी नजर से देखा। इसका क्या मतलब है? डोमेन को अप्रत्याशित चिंता महसूस हुई, जैसे ही उसका मन लुसियन के हाव भाव को समझने की कोशिश कर रहा था। ये वह प्रवाह नहीं था जो शुरू में प्रेरित किया गया था। चाहे किसी भी कारण से क्रोधित होना, अपराध स्वीकार करना है, और वह चाहता था कि लुसियन, जिसे जहरीला शावक कहा जाता था, एक जानवर की तरह हमला करे, जिससे उसका सम्मान बढ़ेगा तथा उसके करीबी दोस्त के प्रति बदला लिया जाएगा। लुसियन अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। इसके अलावा डोमेन के मुंह के कोने ऊपर उठ गए। पिछले 2 दिनों से जो लोग मुझ पर कुत्तों की तरह भौंक रहे थे, उन्हें माफ करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। लुसियन ने भोज के पहले दिन का काम संभाला। और बिल्कुल सही समय पर उसने कार्सन को अपनी ओर आते हुए देखा और मुस्कुरा दिया। तुम्हारे अश्लील और घिनौने मुंह की बदौलत फिजात परिवार जल्द ही गायब हो जाएगा। कुलीनता की दुनिया में मुठियां हथियार नहीं थीं। असली हथियार तो अपने परिवार के नाम की ताकत थी। मैं बदल गया हूँ। क्या ये सही नहीं है, भाई? ये सुनकर डोमेन कांप उठा और पीछे मुड़कर देखने लगा। बेशक, कार्सन ने घृणा से कहा। मैंने शराब के कारण गलती की है। कृपया मुझे माफ कर दो। धमकी भरे मूड ने डोमेन को तुरंत होश में आने के लिए कहा। शराब पीने से उसे जो साहस मिला था वह गायब हो चुका था, और उसके पास एक जर्जर शरीर के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। आपने मेरी आलोचना निजी स्थान पर नहीं बल्कि सार्वजनिक स्थान पर की, जिससे ये स्पष्ट रूप से हमला हो गया। आपने उस दया को भी कुचल दिया है जो मैंने आपको दिखाई थी। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा क्योंकि मैं नशे में था। कृपया मेरी दिल से माफी स्वीकार करें। फिर कभी नहीं। शराब पीना
क्या तुमने सिर्फ इसलिए माफी मांगी क्योंकि तुम नशे में थे? शराब किसने पी थी? ये तुम्हारा फैसला था और यह भी तुमने ही किया। यह विचार कि नशे में होने के कारण सब कुछ माफ किया जा सकता है, घृणित था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही इसके लिए शराब पी रहा था। कोई माफी नहीं है। तुम्हें ये जानना होगा कि अगर तुम मेरे सामने अपनी जबान से कोई गलती करते हो तो क्या होता है, ताकि तुम मेरा मजाक न उड़ाओ और मेरी पीठ पीछे मुझे नीचा न दिखाओ। लुसियन ने इस गति को आगे बढ़ाया और उसे घूर रहे कुलीनों को बताया। आज मैं इस अवसर पर अपनी बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। जो कोई भी आज के बाद मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाएगा, उसे तुरंत इसकी कीमत चुकानी होगी। लुसियन ने मन ही मन हंसी निगल ली। किसी भी चीज का उदाहरण तो होना ही चाहिए। यह एक अच्छा अवसर था, भले ही डोमेन ने शुरू में जिस आत्मविश्वास के साथ बात की थी। वह बलपूर्वक दबाव डालने जा रहा था ताकि कुलीन लोग फिर कभी उस पर निवास न कर सके। मैं, ट्विलो स्प्रीकाडो, युवा स्वामी लुसियन क्रोनिया की घोषणा का समर्थन करता हूँ। जहाँ लोग इकट्ठे हुए थे वहां से एक आवाज आई। स्प्रिका भी एक मार्क्विस थी। मैं उससे पहले भी मिल चुका था। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? लुसियन को संदेह हुआ। मुझे विश्वास है कि वह आप पर एहसान कर रहा है। हालांकि रसेल ने इसे थोड़ा संदिग्ध नजर से देखा। अब तक टेला ही एकमात्र व्यक्ति था जो लक्ष्यहीन पक्षपात करता था। अगर मदद करनी है तो शुरू से ही करो। बाद में वे लोग जरूर सिर के पीछे मारेंगे। ये सच है कि मैंने मदद की। लुसियन ने ट्विलो के सामने सिर झुकाकर सोचा कि क्या वह भी उन लोगों में से एक है जो मानद पुजारी की उनकी उपाधि के करीब पहुंचने और लाभ प्राप्त करने के लक्ष्य से उनके पास आए थे। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, लॉर्ड स्प्रीकाडो। ट्विलो ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा हिलाया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ इसलिए हस्तक्षेप किया क्योंकि विषय को जाने बिना आवाज उठाना बेतुका था। ट्विलो ने दया से डोमेन को देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम विस्काउंट के विषय पर क्रोनिया के पास इतनी जल्दी क्यों पहुंच गई। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है। और यही बात तुम लोगों पर भी लागू होती है। क्रोनिया, मैं इसकी देखभाल करूंगा। ट्विलो के शब्दों को कार्सन ने बीच में ही रोक दिया। जब कार्सन ने ट्विलो की ओर देखा तो उसके चेहरे पर अजीब तरह की क्रूरता थी। हालांकि आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। नहीं, मैं इसलिए बीच में आया क्योंकि मुझे डर था कि व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो अब मैं चला जाऊंगा। ट्विलो मित्रवत चेहरे के साथ पीछे हट गया। यह क्या है? लुसियन ने दोनों के बीच अजीब सत्ता संघर्ष पर सवाल उठाया। ये कहना कि दोनों के बीच कुछ है। क्या उम्र का अंतर बहुत बड़ा है? क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया, लुसियन? कार्सन ने लुसियन से आग्रह किया। नहीं, अभी भी कुछ बाकी है। जैसे ही डोमेन ने बोलना समाप्त किया, लुसियन ने उसके चेहरे पर अपनी मुट्ठी लहराई। पक, कुलीनता की दुनिया में मुठ्ठियां हथियार नहीं थीं। हालांकि ये स्पष्ट था कि मुठ्ठियां अभी भी कुत्तों के लिए एक प्रभावी साधन थीं। क्या बेवकूफ है! लुसियन ने अपना पे डोमेन के सिर पर उड़ेल दिया जो फर्श पर गिर गया था। अपनी छवि बदलने के लिए वह लगातार मुस्कुराता रहा। ऐसा लगा कि वह खुद को एक समूह के लिए आसानी से पराजित होने वाला व्यक्ति मानता है। अब ये हो गया। चलो वापस विला में चलते हैं। लुसियन ने राहत भरी मुस्कान दी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को। मुझे इससे पहले ही इस तरह निपटना चाहिए था। क्या तुम्हें अपने कंधे पर रखी हुई चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है? कार्सन ने डोमेन के सिर को घूरते हुए जवाब दिया। हाँ, आप ऐसे अच्छे दिन में भी खून नहीं बहा सकते। लुसियन ने उन रईसों की तरफ देखा जो हमेशा उसे नीची नजर से देखते थे और अपने पैर हिला दिए।
चेतावनी स्पष्ट हो गई थी, जिसके बाद फिजात परिवार का पतन हो गया। ये सब परिवार में चलता है। रसेल ने फिर अपना चेहरा झटक लिया। कम से कम रसेल को तो लगा कि कार्सन इसे रोक देगा। लुसियन, कार्सन ने शुरू किया और रसेल ने बिना किसी कारण के अपने होंठ चाटे। अच्छा काम किया। उसे देखो। रसेल कार्सन की प्रशंसा पर व्यर्थ में हंसा। हाल के वर्षों में सीमा पर शांति रही है, लेकिन मुझे इन बेखौफ बदमाशों को बेलगाम घूमते देखना बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे विश्वास नहीं था कि यह समस्या इतनी अच्छी तरह से हल हो जाएगी। लुसियन, कहा जाता है कि फिजात परिवार का व्यावसायिक स्थान बहुत सफल है। लुसियन ने तुरंत कार्सन से मुआवजा मांगा। कुछ बार बात करने के बाद मुफ्त में व्यावसायिक स्थान मिलना बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, मैं तुम्हें वह दे दूंगा। पिताजी इसकी अनुमति देंगे। आप क्या करने जा रहे हैं? आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्रोनिया नाम में यही शक्ति है। कार्सन ने अपनी आवाज में ताकत के साथ कहा और लुसियन ने महसूस किया कि एक पल के लिए उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब वह उसके गर्व भरे चेहरे को देख रहा था। वे गाड़ी में चढ़ गए, स्प्रीका के मार्क्विस के साथ। आपको इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, कार्सन ने लुसियन की बात काटते हुए कहा। इससे मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई है। लुसियन ने अपने होठों पर ताली बजाई। इस तथ्य के अलावा बहुत कम उल्लेख किया गया कि स्प्रीका के मार्क्विस ने सीमा की रक्षा के लिए गिरे हुए क्रोनिया का स्थान ले लिया था। क्या आपने सुना है कि ग्रेट लाइट टेम्पल ये घोषणा करने की तैयारी कर रहा है कि आपको एक दिव्य जानवर द्वारा आशीर्वाद दिया गया है? कार्सन ने संक्षिप्त मौन को तोड़ते हुए पूछा। हाँ, मैंने यह वेरोस से सुना है। भोज के दौरान वेरोस ने उसे संक्षिप्त रूप से बुलाया और उसे यह खबर सुनाई। उसे बोनस के रूप में दिव्य जानवर की माफी भी मिली। मैंने अपने पिता को बताया कि मैं कुछ और दिन यहीं रहूंगा। क्या तुमने उसे पहले ही बता दिया? पिताजी ने मुझे ये संदेश देने के लिए कहा था। कार्सन ने मुस्कुराते हुए अपने पिता के शब्दों को दोहराते हुए कहा। लुसियन, मुझे तुम पर गर्व है। अपना मुंह थोड़ा सा खुला होने के कारण लुसियन कुछ सेकंड तक पलकें नहीं झपका सका। प्रहार प्रहार, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके होठों के कोने देर से उठे। यह मेरा पहला मौका है। मुझे मेरे पिता ने पहचान लिया। वह अप्रतिबंधित खुशी से कांप रहा था। यही वह क्षण था जब अंततः उसे अपने परिवर्तन का एहसास हुआ। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मैं ये भूल गया। कार्सन ने लुसियन की ओर देखा। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी और उसके चेहरे पर गर्व का भाव था। तुमने बहुत अच्छा सहन किया। तुमने वाकई बहुत अच्छा सहन किया, लुसियन। मैंने अपना धैर्य बनाए रखा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लुसियन अपनी आवाज नहीं निकाल सका और चुपचाप अपना सिर झुका लिया। तारांकन उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ग्रेट लाइट टेम्पल ने शाही परिवार को एक पत्र भेजा जिसमें अनुरोध किया गया था कि जिन लोगों को दिव्य जानवर का आशीर्वाद मिला है, उनकी घोषणा की जाए। सीटाइल की रिपोर्ट पर सम्राट हंसे जैसे कि उन्होंने कोई चुटकुला सुना हो। दिव्य पशु का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला व्यक्ति सामने आया है। ये स्पष्ट था कि यह महान प्रकाश मंदिर के लिए एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण मामला था। संयुक्त रूप से इसकी घोषणा करने का विचार ऐसा था मानो ग्रेट लाइट मंदिर ने सहायता के लिए पहले ही शाही परिवार से संपर्क कर लिया हो। मैं इतने लंबे समय से जीवित हूँ और बहुत सी चीजें घटित होते देखी हैं, लेकिन मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि आप अपना सिर झुकाकर ऐसे अहंकारी मंदिर से रेंगते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या आपका इरादा इस घटना को महान प्रकाश मंदिर में दफनाने का है? तुम्हारा क्या विचार है, सेटिल? सम्राट ने पूछा।
सीटल को एहसास हुआ कि यह कोई आसान सवाल नहीं था। यह उसकी परीक्षा लेने के लिए पूछा गया सवाल था। मेरा मानना है कि इस अवसर का लाभ उठाकर ग्रेट लाइट मंदिर को शाही दरबार के चरणों में रखना एक अच्छा विचार है। आप ऐसा किस लिए सोचते हो? पवित्र राष्ट्र नेवास्ट किंगडम ताकत में बढ़ रहा है। हालांकि साम्राज्य के अधिकांश पुजारी इंपीरियल हैं, क्या यह आम ज्ञान नहीं है कि वे नेवास्ट से प्रभावित हैं? क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि नेवास्ट का हाथ, जो महान प्रकाश मंदिर में फैला हुआ है, काट दिया जाना चाहिए? हाँ, महाराज। जब तक वे साम्राज्य में हैं, तब तक उच्च पुजारी और पुजारी दोनों ही महाराज के हैं। सेटल ने अपना सिर झुकाकर कहा, दिव्य जानवर द्वारा आशीर्वादित लॉर्ड लुसियन क्रोनिया अब ग्रेट लाइट टेम्पल नेवास्ट किंगडम में हैं। वे इन दोनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही है। दैवीय जानवर आशीर्वाद नहीं देते, ये कुछ ऐसा है जो दुनिया के इतिहास को देखने पर भी नहीं हो सकता। दिव्य पशु स्वयं एक विशेष अस्तित्व था। ऐसे दिव्य प्राणी से आशीर्वाद पाना कितना विशेष होगा। महाराज, ये लोगों को ये दिखाने का एक उत्कृष्ट अवसर है कि शाही परिवार महान प्रकाश मंदिर से भी ऊपर है। उद्धरण चिन्ह ... आप क्रोनिया परिवार कैसे कह सकते हैं? ऐसा नहीं है कि मैं अपने क्रोनिया परिवार की वफादारी के बारे में नहीं जानता, लेकिन ये कई चीजों का मामला है। सम्राट ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए सोचा। भले ही सीमांत और शाही परिवार मैत्रीपूर्ण थे, फिर भी उन्हें कुलीनों की शक्ति बनाए रखने के लिए एक दूसरे की जांच करनी पड़ती थी। लेकिन महान प्रकाश मंदिर पर दबाव डालने का इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है? सीटल: हाँ, महाराज। मैंने ग्रेट लाइट मंदिर के पुजारी के गंभीर अनुरोध को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। तारांकन: सुप्रभात लुसियन। जब हेंट ने उसे सीढ़ियों से नीचे जाते देखा, तो उसने उसका अभिवादन किया। आपकी आंखें सूजी हुई लग रही हैं। क्या आप ठीक हैं? ल्यूसियन ने हेंट की बात को सहजता से काटते हुए पूछा। आह, सब ठीक चल रहा है। मैं दूसरे दिन अपने पिता से मिलने गया था। क्या तुमने कार्सन से कोई खबर सुनी है? जब लुसियन ने कोई जवाब नहीं दिया, तो हेंट ने अपना पसीना पोंछा और मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि वह सुबह से ही लगन से प्रशिक्षण ले रहा था। नहीं, सब ठीक है। मैं अनगिनत बार नाइट से बाहर निकाले जाने के लिए जाना जाता हूँ। ये राहत की बात है कि सब कुछ वाकई बहुत बढ़िया रहा। लुसियन ने ईमानदारी से कहा। चूंकि वह एक शाही शूरवीर बन गया था, इसलिए हेंट को बाहर निकालने का कोई कारण नहीं था और शाही शूरवीर के लिए सीमा पर आने का कोई कारण नहीं था। लेकिन वह लाल धागा अभी तक क्यों नहीं काटा गया? इससे वह परेशान हो गया। मैंने सुना है कि तुम्हें दिव्य जानवर ने आशीर्वाद दिया है। देर हो गई है, लेकिन बधाई हो। हेंट ने हल्के से ताली बजाई। धन्यवाद, लुसियन ने कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह बधाई देने लायक बात है। लुसियन बहुत खुश था कि उसे मंदिर की सुरक्षा मिल सकी, लेकिन उसके लिए अपने आसपास का हंगामा देखना अजीब था। जिस व्यक्ति को दिव्य पशु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, वह उपन्यास में कभी नहीं आया, इसलिए उसे विवरण की जानकारी नहीं थी। क्या तुम्हें पता नहीं था? तुम्हें नहीं पता कि यह कितना बड़ा तथ्य है? रसेल और हेंट ने एक ही समय में इस मुद्दे को उठाया। क्या मैं नहीं जान सकता? लुसियन की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। वह बचपन से ही मंदिर वाली दीवारें बनाता आ रहा है, क्योंकि उसे दैवीय एलर्जी है। उसे इसकी बारीकियां नहीं पता, भले ही उसे बुनियादी बातें पता हो। हाँ, शायद आपको पता न हो। न जानना सामान्य बात है। रसेल ने अपना वजन थोड़ा सा बदलते हुए सिर हिलाया।
हाँ, शायद आप नहीं जानते होंगे, इसलिए किसी भी मामले में यह मंदिर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हेंट ने भी जवाब दिया, लुसियन की नजर से थोड़ा बचते हुए। क्या कारण है? दिव्य पशु आशीर्वाद नहीं देता क्या? लुसियन ने बेतुकी आवाज के साथ अपना हाथ रगड़ा। जो दिव्य पशु को आशीर्वाद देता है। उपन्यास के माध्यम से उसे दिव्य जानवर की अपार शक्ति के बारे में पता चला। किसी भी भयानक चोट का इलाज दिव्य जानवर द्वारा किया जा सकता था। एक बार तो गर्दन भी जोड़ दी गई थी, जिसमें पुनर्जनन की शक्ति थी। इसे चमत्कार कहा गया क्योंकि इससे हजारों नहीं बल्कि सैकड़ों लोग ठीक हो गए जो एक ही समय में छोटी मोटी बीमारियों से पीड़ित थे। इतना ही नहीं, उपचार की शक्ति एक आक्रमण कौशल है, जिससे अकेले ही हजारों सैनिकों से निपटा जा सकता है, लेकिन जैसे ही प्रकाश की शक्ति मजबूत होती है, ये जल्दी से अंधेरे में बदल जाती है, जिससे यह वॉलॉक के लिए एक नियमित रेस्तरां बन जाता है। दिव्य जानवर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रोशनी को अक्सर आशीर्वाद माना जाता है, लेकिन वह आशीर्वाद नहीं है। ये सिर्फ रोशनी है। हेंट ने लुसियन के माथे की ओर इशारा करते हुए कहा, आप दिव्य जानवर से आशीर्वाद पाने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं। क्या ऐसा है? लुसियन ने अपने कांपते हुए मुंह की नोक को ऊपर उठाने की बहुत कोशिश की। वह बिल्कुल भी खुश नहीं था, बल्कि उसके मुंह से तो शाप शब्द ही निकल गया। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति को ईश्वर का आशीर्वाद मिला, वह उपन्यास में कभी नहीं आया, क्योंकि ईश्वरीय जानवर ने कभी अपना आशीर्वाद दिया ही नहीं। वह आत्मसंतुष्ट था। जब अचानक उसे एक संत के समान पद प्राप्त होने का एहसास हुआ तो उसका सिर धड़कने लगा। मैं इतना ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। तुम कमबख्त दिव्य जानवर हो। जब उसने कल दिव्य पशु को देखा तो उसे उसका फर निकालना चाहिए था, क्षमा नहीं करनी चाहिए थी। किसी तरह जब मैंने खुद को देखा तो मुझे लगा कि मैं बहुत खुशी से मुस्कुरा रहा हूँ। लुसियन। हेंट ने चिंतित भाव से उसकी ओर देखा, जिसका रंग अचानक बिगड़ गया था। क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए? नहीं, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं पहले बाहर जाऊंगा। लुसियन ने हेंट को अलविदा कहा और सामने के दरवाजे की ओर चला गया। ह्यूम ने पूछा, क्या ये युवा स्वामी के लिए लाभदायक नहीं होगा? लुसियन को जिस बात की सबसे अधिक चिंता थी, वह थी वह स्थिति जिसमें जादूगर का पता चला था। अंत में सब ठीक हो जाता है, लेकिन मुझे इस तरह की स्थिति से नफरत है। लुसियन ने बटलर को बुलाया, जो संयोग से वहां से गुजर रहा था। हाँ, युवा स्वामी, बटलर झुकता है, क्या बात है? किसी को मंदिर में भेजो। अगर तुम कहोगे कि मैंने उन्हें भेजा है, तो वे उन्हें अंदर जाने देंगे। मैं क्या बताऊं? मुझे परेशान किया जाना नापसंद है, इसलिए मैं आशा करता हूं कि चीजें यथासंभव निजी तौर पर आगे बढ़ेंगी, और मैं उन्हें बताऊंगा कि यह कोई अनुरोध नहीं है, बल्कि मेरे उपस्थित होने की एक शर्त है। यदि वह उन लोगों की घोषणा करने के लिए स्थान से बाहर चला गया जिन्हें दिव्य पशु द्वारा आशीर्वाद दिया गया है, तो महान प्रकाश मंदिर में अव्यवस्था हो जाएगी। चूंकि ग्रेट लाइट टेम्पल के पास उनके अनुरोध को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, इसलिए उनके साथ लगातार समन्वय करके केवल कुछ लोगों को ही आमंत्रित किया जाएगा, भले ही यह निजी न हो। बस काफी है। समझ गया। मैं तुरंत किसी को भेजकर युवा मालिक की बातें बता दूंगा। बटलर के जवाब पर लुसियन प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। जब मैं बाहर आऊंगा तो तुम्हें बता दूंगा। हाँ, सावधान रहो। तारांकन। वह स्थान जहां देविया की चाबी का इस्तेमाल किया गया था, मध्य भाग में एक सराय थी। चूंकि यह क्षेत्र उसके विला से बहुत दूर नहीं था, इसलिए लुसियन और ह्यूम हल्के से भेस बदलकर भाग गए। रत्ता चूंक की सवारी करना चाहता है, लेकिन इस तरह दौड़ना सबसे अच्छा है।
रट्टा, जिसने मोटी लोमड़ी का वेश धारण किया था, लुसियन के पास दौड़ते हुए मुस्कुराए। हालांकि छाया चालन एक शहद जैसा कौशल है, लेकिन इसमें अंधेरे की खपत बहुत ज्यादा थी। इस कौशल का उपयोग करने के लिए आवश्यक मात्रा अभी तक सटीक रूप से निर्धारित नहीं की गई थी। जब लुसियन ने डेविया को पकड़ा तो वह जानना चाहता था कि यह तकनीक कितनी प्रभावी है और उसने इसका प्रयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप उसे खून दिखाई दिया। घर जाओ, लुसियन ने जवाब दिया। बाहर इसका इस्तेमाल करना अभी भी खतरनाक था। हुर्रे, हुर्रे, रत्ता घर पर शून्य का उपयोग करता है। रत्ता के कदम तुरंत हल्के हो गए। चूंकि उसने कुछ दिनों से दौड़ नहीं लगाई थी, इसलिए लुसियन को भी धीरे धीरे अपने अकड़ते शरीर में आराम महसूस होने लगा। कल से मुझे फिर से दौड़ना होगा। भोज समाप्त हो चुका था। अब प्रशिक्षण पुनः शुरू करने का समय था, जो सीमा पर लौटने से पहले कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। अब रसेल से नया जादू सीखने का समय आ गया था। अंधेरे को साथ साथ चलना चाहिए। रसेल के संकेत पर लुसियन ने अपनी गति धीमी कर दी और अंधेरे से धक्का खाते हुए आगे बढ़ गया। युवा मास्टर, ह्यूम ने लुसियन को पुकारा। जाहिर है, उन्होंने एक साथ शुरुआत की, लेकिन उसकी सांसें उसके विपरीत शांत थीं। ये तो ज्यादा है। लुसियन ने निराशा से अपना चेहरा पकड़ा और पूछा, यह क्या है? पहले युवा गुरु ने मुझे प्रशिक्षण लेने की सलाह दी। तुम? लुसियन के मुंह के कोने ऊपर उठने लगे। ह्यूम की मूल ताकत बहुत बड़ी थी, लेकिन प्रशिक्षण के साथ वह और भी मजबूत हो जाएगा। मैंने कहा था कि मैं सीखूंगा। मुझे ताकत की जरूरत है। ह्यूम के शब्दों पर लुसियन रुक गया। ताकत की इच्छा इसलिए थी क्योंकि वह किसी चीज की आशा रखता था। एक नीला धागा दिखाई दिया, जो उन्हें और ह्यूम को जोड़ता था, तथा ये सुझाव देता था कि कुछ ऐसा किया गया है, जो उपन्यास में नहीं किया गया था। अच्छा प्रवाह आया। जैसे जैसे वह बदल रहा था, ह्यूम भी बदल रहा था। ठीक है, अगर आप चाहते हैं, तो आपको करना चाहिए। लुसियन ने यह नहीं पूछा कि ऐसा क्यों किया गया। उन्होंने बस ह्यूम के फैसले का सम्मान किया। उस दिन, युवा मास्टर ने मुझसे कहा कि मैं सोचूं कि मैं क्या करना चाहता हूं। ह्यूम ने भी चलना बंद कर दिया और दूर से लुसियन को देखा। मैंने किया। अब, मैं एक अनुरक्षक और एक बटलर हूँ, इसलिए युवा मालिक की अपेक्षाओं के विपरीत न जाने के लिए, मैं दोनों काम जारी रखना चाहता हूँ। ह्यूम मुस्कुराया। यह कोई दिखावा करने वाली मुस्कान नहीं थी, यह एक वास्तविक, उज्ज्वल मुस्कान थी। तारांकन, स्वागत है। सराय में प्रवेश करने पर वेट्रेस ने लुसियन और ह्यूम का अभिवादन किया। उसने ह्यूम की ओर देखा और अपने होठों के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र लुसियन से मिली, उसने अनिच्छा से अपना सिर घुमा लिया। यह एक असली सराय की तरह है। लुसियन ने वेट्रेस की निगाहों को अनदेखा करते हुए लोगों की ओर देखा। वहां नीचे और भी जगहें हैं। रसेल ने अपने पैर से फर्श की ओर इशारा किया। मैं तुम्हें एक पल में देखूंगा। अपनी बाहें मोड़कर रसेल धीरे धीरे फर्श पर गायब हो गया। उनके बारे में क्या? जब लुसियन ने भूत की फुसफुसाहट सुनी तो वह बिना किसी शोर शराबे के स्वाभाविक रूप से चलने लगा। ह्यूम ने लुसियन का पीछा किया और ऐसा दिखावा किया जैसे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है। नंबर 9 के बाद नंबर 10 है, तो वह भूत नंबर 10 है। और वह भूत है। जैसे ही रत्ता ने भूतों को देखा, उसने तुरंत उनकी गिनती कर ली, लेकिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, लुसियन ने रत्ता को छाया के रूप में अंदर आने दिया। नंबर 11। ह्यूम ने रत्ता से धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, यह बर्दाश्त नहीं कर सका। ओह, ये सही है। ये 11 नंबर है। ह्यूम बहुत होशियार है। यह 12 नंबर है, 13 नंबर है।
मेरा उन पर नियंत्रण करने का कोई इरादा नहीं है। लुसियन ने रट्टा के शब्दों पर कराहते हुए कहा, जो पहले से ही उत्साहित था। हमारे नीचे जाने के लिए 1 वोट। हमारे यहाँ खाने के लिए 1 वोट। फिर मैं हम दोनों को एक कमरा दिलाने के लिए वोट देता हूँ। भूत एक दूसरे से छेड़खानी कर रहे थे और बकवास बातें कर रहे थे। लुसियन के लिए स्थिर खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। रसेल के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन किसी तरह उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। देखा, इस बार मैं जीत गया। तुम सराय में क्या करोगे? मैं बस थोड़ा सा खाना खाकर चला जाऊंगा। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, इसलिए इसकी गिनती नहीं होगी। आह, क्या पिछली बार जो सुंदर बहन मैंने देखी थी, वह नहीं आ रही है? क्या मतलब बहन? वह तुमसे बहुत छोटी है। मैंने सोचा था कि इससे मदद मिलेगी, लेकिन ये बेकार है। लुसियन ने तुरंत अपने कान बंद करने चाहे। ऐसी बकवास को रोकने के लिए कोई जादुई मंत्र होना चाहिए। हाँ, क्या कोई है जो यहाँ सब कुछ बिगाड़ सकता है? मैं नीचे भी नहीं जा सकता क्योंकि मैं एक भिखारी जैसे जादूगर से डरता हूँ। आप सही कह रहे हैं। ये बहुत बोरिंग है। इन भिखारी जैसे जादूगरों को खाते हुए देखकर मुझे स्वर्ग जाने का मन करता है। वॉलॉक। अप्रत्याशित शब्द सुनकर लुसियन ने अपने कान खड़े कर लिए। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो नीचे जा सकते हैं। इतने लंबे समय तक आपका मनोरंजन करने के लिए मेरा धन्यवाद कहाँ है? श्योर, जैसा कि मैंने कहा, मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक कि मैं उन्हें बर्बाद होते न देख लूं। फर्श को घूरते भूत की आंखों से गहरी घृणा छलक उठी। ठीक उसी क्षण रसेल ने अपनी उंगलियां चटकाईं और फर्श से ऊपर आ गया। पहले से ज्यादा सहज महसूस करते हुए उसने रत्ता को सहलाया, तभी भूत जो इधर उधर हंस रहे थे, गायब हो गए। ऐसा लगा जैसे किसी मुलायम तकिए को छू लिया हो। गर्म और सुखदायक। भूमिगत क्षेत्र में एक बहुत बड़ी जगह है। यह आपके लिए थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है। रसेल ने अपनी उंगली दूसरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियों की ओर इशारा किया। वैसे भी भूमिगत मार्ग की ओर जाने वाले दरवाजे तक जाने के लिए आपको दूसरी मंजिल पर जाना होगा। कुछ सेकंड तक सीढ़ियों को घूरने के बाद लुसियन अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। क्या ये खतरनाक नहीं है? ह्यूम ने चिंता से लुसियन की ओर देखते हुए रसेल से पूछा। बिल्कुल नहीं। रसेल ने अपना सिर हिलाया। अगर यह सचमुच खतरनाक होता तो टीचर मुझे वहां न जाने के लिए चिल्लाते। लुसियन मुस्कुराया और सीढ़ियां चढ़ गया। कमरा 207 पर जाएं। रसेल के निर्देश पर लुसियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजा खोल दिया। कमरे में मौजूद आदमी अचानक घुसपैठ से चौंके बिना लुसियन की ओर बढ़ा। मुझे लगता है कि वह चाबी मांग रहा है। ये वही चाबी है जो देविया के पास थी। क्या मैं उसे ये दे सकता हूँ? कोई बात नहीं, सबके पास एक ही चाबी है। इन शब्दों को सुनकर लुसियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के वह चाबी आगे बढ़ा दी जो उसे देविया से मिली थी। उस व्यक्ति को यह नहीं पता था कि चाबी कैसी दिखती है और उसने उसे सीधे पास के शीशे में रख दिया। जब चाबी दर्पण पर लगी तो वह चमक उठा। कूदना। रत्ता आश्चर्यचकित हुआ और तुरंत खुश हो गया। वाह! जब दर्पण की रोशनी मंद हुई तो दीवार के पार एक फर्श बन गया। लुसियन को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। क्रोनिया की हवेली में कम से कम एक गुप्त दरवाजा था। वह पहले से ही ऐसे दृश्यों के प्रति असंवेदनशील हो चुका है। तुम इतना शोर मचाने के लिए क्या छिपा रहे हो? उस आदमी से चाबी लेकर लुसियन सीढ़ियों की ओर बढ़ा। नीचे 4 गार्ड हैं, लेकिन वे कुछ भी जांच नहीं करते हैं। रसेल ने लुसियन के चारों ओर मंडराते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सिर्फ 4 गार्ड हैं। यह मेरी सोच से ज्यादा ढीला है। लुसियन की आवाज में उदासी थी।
यहाँ तक कि उसकी उम्मीदें भी खत्म हो गई थीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर पर हूँ। ह्यूम की अजीब तरह से उत्साहित आवाज को देखकर लुसियन ने आश्चर्य से पीछे देखा। क्या यह आपका घर है? गृहनगर वह जगह है जहाँ कोई पैदा होता है ना? जिस जगह मैं बड़ा हुआ, वह इस जगह से बहुत मिलती जुलती है। ह्यूम ने हल्के से अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। मुझे उत्साहित महसूस हो रहा है। लुसियन को पहली बार राहत मिली कि उसके पास अपना चेहरा ढकने के लिए मास्क था। मुझे इस पर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? लुसियन को अपनी ओर देखते हुए देखकर रसेल ने शांतिपूर्वक ह्यूम से बात की। तुम्हारा नाम क्या है? ये ह्यूम है। इसका नाम किसने रखा? युवा मास्टर लुसियन, उन्होंने कहा। मुझे ये नाम बहुत पसंद है। तो फिर आपका गृहनगर ऐसी जगह नहीं है, बल्कि क्रोनिया है। सही है, लुसियन। हाँ, गुरुजी। लुसियन ने अपना मुखौटा उतारा और मुस्कुराया। क्या यह इसी तरह काम करता है? ह्यूम ने आंखें